हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का माहिर लर्निंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाया हूं, जिसे आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं गत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का लेवल कैसा था, जिससे आपकी आगे की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। काफ़ी प्रश्न हैं जो कि आपके NCERT पर आधारित हैं। इसमें कुछ अच्छे प्रश्न भी हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप पढ़ के आसानी से आंसर दे सकते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये जो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है, ये निर्देश क्या दिया गया है। एग्ज़ाम देने से पहले जब हमको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो हमें ये ज़रूर पढ़ लेना चाहिए एक बार। ये पढ़ने में हमको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसको एक बार पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। इसमें जो निर्देश में लिखा गया है, पहला पॉइंट, OMR उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए तो उत्तर पत्र निकाल कर पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 पर ध्यान से केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें। इसका मतलब ये है कि अगर आप OMR सीट पर आंसर क्लिक कर रहे हैं या आप पेन से भर रहे हैं तो वहाँ नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। इसके अलावा आपको गोले को किसी अन्य कलर के पेन से नहीं भरना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पेपर निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा है, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे है एवं परीक्षा में जो प्रश्नों की टोटल संख्या है वो 150 है। कोई भी प्रश्न ऋणात्मक अंकन के साथ नहीं लिया जाएगा, अर्थात इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट का प्रयोग करें। फिर से दिया गया है कि इस पेज पर भी अगर आपको किसी पेन का प्रयोग करना है तो उस पेन का जो कलर होना चाहिए वो नीला या काला होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तीसरे चौथे कॉलम में आते हैं, आपका लिखा गया है कि इस पुस्तिका का संकेत W है। या सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का संकेत उत्तर पत्र के पृष्ठ 2 पर छपे संकेत से मिलता है। यह भी सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा पुस्तिका संख्या उत्तर पत्र संख्या मिलते हैं। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को तुरंत अवगत कराए। अर्थात उत्तर पत्र प्रश्न पत्र अगर नहीं मैच कर रहे हैं, उसी कोड के नहीं हैं, तो आप बिना उसमें कुछ लिखे जाइए और उसे चेंज करा के आइए। 5वें कॉलम में लिखा गया है, इस परीक्षा पुस्तिका में पाँच भाग 1, 2, 3, 4, 5 हैं, जिनमें से 150 प्रश्न हैं जो कि बहुविकल्पीय टाइप के हैं, जिसे वस्तुनिष्ठ भी कहते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होगा 1 होगा, अर्थात 150 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न का जो नंबर होगा वो 1 नंबर होगा। इसमें जो कैटेगरी में बांटा गया है, अर्थात कितने 5 भागों में बांटा गया है पेपर को। भाग नंबर 1 जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जो कि 30 नंबर का आएगा। भाग नंबर 2 है गणित एवं विज्ञान, ये आपका आएगा 60 नंबर का। भाग नंबर 3 है जो कि सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान है, यह भी 60 नंबर का है। भाग नंबर 4 जो है अंग्रेजी या हिंदी 30 नंबर का। भाग नंबर 5 जो है अंग्रेजी या हिंदी 30 नंबर का। इसमें टोटल हम जोड़ेंगे तो 60 नंबर होगा। लेकिन कैसे, यहाँ आपका भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3 जो दिया गया है ये 60-60 नंबर के हैं, लेकिन इनमें से एक ही आपको लेना है। अर्थात यदि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप गणित व विज्ञान के 60 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और यदि आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं तो आप सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इन भाग 2 और भाग 3 में से अगर हम कोई भी भाग ले लें तो 60 प्रश्न हो गया, बाल विकास का 30 हो गया, 90 हो गया। भाग 4 का जो है 30 प्रश्न लेते हैं तो 120 हो जाएगा। भाग 5 का 30 प्रश्न लेते हैं तो आपका हो जाएगा 150 प्रश्न।
ये 150 प्रश्नों के जवाब आपको 2.5 घंटे के अंदर में देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो प्रश्न के लिए जो उत्तर है वो 1 नंबर का है। और आगे हम देखते हैं 7वें नंबर कॉलम में क्या लिखा गया है। भाग 4 में भाषा 1 के लिए 30 प्रश्न, भाग 5 में भाषा 2 के लिए 30 प्रश्न दिए गए हैं। इस परीक्षा पुस्तिका में केवल अंग्रेजी व हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। यदि भाषा 1 भाषा 2 में आपके द्वारा चुनी गई भाषाएं अंग्रेजी या हिंदी के अलावा हैं तो कृपया W कोड वाली उस भाषा वाली परिशिष्ट परीक्षा पुस्तिका मांग लीजिए जिन भाषाओं के प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं वह आवेदन पत्र में चुनी गई भाषाओं से अवश्य मेल खानी चाहिए। मतलब यही कहा गया है कि अगर भाषाएं आपने जो लिया है अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो आप इसके लिए भी जाके आप जो भी आपके क्लास में टीचर हैं उनसे कहिए कि हमारा भाषा जो कोड है ये मैच नहीं कर रहा है, अर्थात हमने जो लैंग्वेज लिया था या जो लैंग्वेज होना चाहिए वो नहीं है, तो आप बदल के दूसरा ले सकते हैं। भाग नंबर 8 में है परीक्षार्थी भाषा 2 भाग 5 के लिए भाषा सूची से ऐसी भाषा चुनें जो उनके द्वारा भाषा 1 में चुनी गई भाषा से भिन्न हो। अर्थात जो भाग 4 में भाषा है और भाग 5 में भाषा है वो भाषाएं मैच नहीं करनी चाहिए। अर्थात अगर भाग 5 में आपने जो भाषा लिया है वो भाग 4 में नहीं होगा। अगला देखिए 9 नंबर, रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई खाली जगह पर ही करें। ठीक है, वो तो लास्ट में दिया रहता है। सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पत्र पर ही अंकित करें। अपने उत्तर ध्यानपूर्वक अंकित करें। उत्तर बदलते हेतु श्वेत रंजक का प्रयोग निषिद्ध है, अर्थात व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसे प्रश्न को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आप 2 गोला भरते हैं तब भी निरस्त कर दिया जाए। यदि आप किसी भी तरीके से विकल्प के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो भी आपके विकल्प को गलत ही नंबर के साथ जोड़ा जाएगा। यहाँ आप लोगों को भरना है अपना नाम, अपना अनुक्रमांक, शब्दों में भरना है, अंकों में भरना है, परीक्षा केंद्र भरना है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर और यहाँ है निरीक्षक के हस्ताक्षर, अर्थात उस रूम में जो भी जिसकी भी गाड़ी लगी होगी वो यहाँ हस्ताक्षर करेगा, जिसे कहते हैं इन्विजिलेटर सिग्नेचर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे पहले हमको जो भाग 1 के प्रश्न मिले हैं उनमें मिला है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। 1 नंबर से लेके 30 नंबर तक ये प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्नों का लेवल आप देख सकते हैं कैसे है। इसी के तहत या इसी के अनुसार आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। भाग नंबर 1 से लेके भाग नंबर 30 तक ये दिया गया है। मैं आज आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको आज सिर्फ पेपर से परिचित करा रहा हूं कि पेपर का लेवल कैसे है, कैसे आता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वही बाल विकास है जो आप BEd या BTC में पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट उसमें रहता है, वही बाल विकास है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उस दौरान कोई अच्छे तरीके से नहीं पढ़ता है। इसलिए आप लोगों को किसी कंपटीशन वाली बुक का सहारा या टीचर या कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। बाल विकास के देखिए इतने प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 11, 12, 13 और आप देखते जाइएगा धीरे धीरे। मैं इसलिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं जिससे कि आप सभी प्रश्न आसानी से देख पाएँ और उसे रोक कर पढ़ पाएँ। हम प्रश्न नंबर 19 पर पहुंच गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 7 आ गया है। प्रश्न नंबर 20 ये है 21, 22 नंबर पे पहुंच गए हैं, 23 नंबर है, 24 नंबर, 25 नंबर, 26, 27, 28, 29, 30। अब जो आपका शुरू होने वाला है भाग 2 में गणित या विज्ञान दिया गया है साइंस बैकग्राउंड के लिए, अर्थात जो मैथ साइंस से हैं उनके लिए दिया गया है, अर्थात BSc वालों के लिए ये दिया गया है। गणित और विज्ञान का पेपर उनको करना रहता है। 31 से लेके 60 तक ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि गणित और विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे।
और ये बीएससी वालों को करना रहता है, अर्थात जिन्होंने बीएससी किया फिर उसके बाद बीएड या बीटीसी, बीएड किया है अब तो बीटीसी भी किया हो चाहे, है ना। बीएड को जो आपका प्राइमरी लेवल है वहाँ से हटा दिया गया है। अब केवल बीएड जो मान्य है वो आपके जूनियर लेवल एग्ज़ाम में मान्य है और उसी का पेपर आप लोग देख रहे हैं। ये टोटली आपके देखिए मैथ के प्रश्न आ रहे हैं, पूरी तरीके से मैथ के प्रश्न हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, आप इस पेपर में आसानी से पास हो सकते हैं यदि आप अच्छी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें, क्योंकि इस पेपर में जो नंबर लाना है वो 90 नंबर लाना है। 150 प्रश्नों में मात्र आपको 90 नंबर लाना है, अर्थात 90 प्रश्न सही करेंगे तो आपको 90 नंबर मिल जाएगा। अगर आप 90 नंबर मिल गया आपको तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, जिस एग्ज़ाम में सीटेट मांगता है तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, वो चाहे उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हो या बिहार का हो या मध्य प्रदेश का हो या पूरे भारत भर में कहीं का एग्ज़ाम हो। और यदि आप 90 नंबर नहीं पाते हैं, यदि आप 82 नंबर पाते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्टेट में, जिस स्टेट में के आप निवासी हैं उसी स्टेट में टीचिंग लेवल अर्थात जिसमें सीटेट मांग रहा है उसमें आप एलिजिबल होंगे और किसी भी स्टेट में आप एलिजिबल नहीं होंगे। और तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमको 90 नंबर मिले और हर एक स्टेट की परीक्षा को हम आसानी से दे पाएँ और टीचर बनने की प्रक्रिया में हम एक कदम आगे बढ़ पाएँ। इसी क्रम में आप देख सकते हैं जो आपका 61 नंबर प्रश्न आ गया है। ये जो प्रश्न है ये भी आपका उसी से संबंधित है, मैथ और साइंस। उधर मैथ था और इधर अब शुरू हो गया है आपका साइंस। साइंस वाले पूरी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। इसमें बायो वगैरह के भी प्रश्न हैं, अर्थात तीनों साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के प्रश्न रहते हैं। बायो के ज़्यादा प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, अर्थात बायो की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को करना पड़ेगा। और आप देख लीजिए पाठ्यचर्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 से, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। धीरे धीरे मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस आपको धीरे धीरे तैयार होगा कि सिलेबस क्या होता है, कितना आता है। देखिए यहाँ भाग 3 आ गया, हमने बताया था शुरू में ही। यदि आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं तो आपको सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न मिलेंगे, और यदि आप साइंस के हैं, मैथमेटिक हैं, तो आपको 60 प्रश्न मिलेंगे मैथ के और 60 प्रश्न मिलेंगे 60 में से 30 प्रश्न आपके रहते हैं मैथ और साइंस के। वो आप भाग 2 में अभी आपने देखा, अब ये भाग 3 है जिसमें आप देख सकते हैं जीएस से संबंधित प्रश्न है। ये समुद्रगुप्त वाला प्रश्न है, ये इसका मतलब यह है कि ये प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है। यहाँ मैं आंसर बताऊँगा नहीं, क्योंकि आंसर बताऊँगा तो आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में आपको आंसर बताऊँगा। यहाँ आप देखते रहिए कि किस तरीके से प्रश्न का लेवल क्या है। और ये ज़्यादातर जिस किताब से सीधे सीधे उठा लिए गए प्रश्न हैं वो किताब का नाम है एनसीईआरटी। या अगर आपके पास ठीक ठाक समय है तो आप एनसीईआरटी की किताबें, जितनी भी किताबें हैं 6 से लेकर 12 तक, अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से तो आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। ये मेरी गारंटी है, आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सीटेट का एग्ज़ाम देने से पहले प्रैक्टिस करना अति आवश्यक होता है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम निकलना मुश्किल है, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न होते हैं, अर्थात गत वर्ष में पूछे गए प्रश्न ही दोबारा पूछ लिए जाते हैं उसी विकल्प के साथ। और अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको ये काम करने में बहुत आसानी होगी और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा 4 विकल्प में से। और आप देख सकते हैं
इधर मुगल काल से प्रश्न पूछा गया है और इधर पूछा गया है आपके सिख धर्म से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ आप देखते रहिए किस तरीके से कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ये दादन व्यवस्था वगैरह आपको NCERT के बुक में मिल जाएगा, पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल इसके भी 90 प्रश्न होंगे। इतिहास के प्रश्न, ज्योग्राफी के प्रश्न, संविधान के प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न आपके आते हैं सीटेट में। यदि आप 8 बैकग्राउंड के हैं तो यहाँ आप देखते रहिए क्वेश्चन नंबर 75 है, जो कि 76 नंबर आदिवासी से पूछा गया है। आगे भी आप देखते रहिए। पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी रहता है। आप एक बार पेपर देखिए, क्वेश्चन देखिए, पेपर देखिए, क्वेश्चन देखिए। ये काम कम से कम नहीं तो आपको 2-4 बार करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वहीं से हमको या उसी टॉपिक को हमको अच्छे तरीके से तैयार करना रहता है। अगर जहाँ से प्रश्न उठा रहा है वहाँ से आपका अगर टॉपिक को तैयार है तो आपको जवाब देने में किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए लैंग्वेज में आ गए हैं भाग 4 में। यहाँ इंग्लिश दिया गया है पहले लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश के बाद आते हैं आपका यहाँ इंग्लिश के बाद आगे बढ़ते हैं जिसकी संख्या 30 होगी। और उसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है हिंदी। इसकी भी संख्या 30 होगी। हिंदी में आपके गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका जो है बहुत सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में। आप देख लीजिएगा और इसका एनालिसिस करिएगा। करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, बुक पढ़ने के बाद तब सीटेट के एग्ज़ाम देने जाइएगा। ये लैंग्वेज नंबर 2 जो इंग्लिश है वो हमने बताया था पहले ही। आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक ले सकते हैं, अर्थात 2 सब्जेक्ट आपका रहेगा। या तो आप इंग्लिश लीजिए या तो आप हिंदी लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते क्रम में आप देखेंगे हम आ चुके हैं, फिर से हिंदी वाला दिया गया है। तो हमने बताया ही था, बस दोनों में सेम नहीं होना चाहिए, अर्थात हिंदी हिंदी नहीं होना चाहिए या इंग्लिश इंग्लिश नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज या भाषाएं अलग अलग होनी चाहिए। तो इसी क्रम में हम पूरे 150 प्रश्नों को हमने देख लिया। आप क्या करिएगा, एक एक प्रश्न को रोक रोक के आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और उसका उत्तर सोचने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि पेपर का लेवल क्या होता है और हमको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। यहाँ हमने शुरू में पढ़ दिया था नोटिफिकेशन में आगे कि रफ्तार के लिए पीछे आपको पेज दिए गए हैं। यहाँ भी वही सारे निर्देश दिए गए हैं जो कि आपके निर्देश उसमें दिए गए थे। शुरुआत में निर्देश दिए गए थे, वही पीछे वाले पेज में भी निर्देश दिए गए हैं कि काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें वगैरह वगैरह। तो अब आपको आपका काम है कि इस पूरे पेपर का एनालिसिस करिए और देखिए, समझिए, फिर आगे की रणनीति बनाइए और सीटेट की तैयारी करिए। सीटेट एग्ज़ाम बहुत कठिन नहीं है। यदि आप कम से कम 60 दिन अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो अच्छे नंबरों से आपका सीटेट क्लियर हो सकता है। धन्यवाद।